प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर शकराज के चरित्र चित्रण को देखेंगे कि उनका चरित्र ध्रुव स्वामिनी नाटक में कैसा था। प्रश्न ऐसे आएगा एग्ज़ाम में, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर शकराज का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर शकराज की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। शकराज शकों का राजा है। शक राज्य है गुप्त साम्राज्य से के पड़ोसी साम्राज्य का नाम है। ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का संबंध पहले उसी से स्थिर किया था। ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का जो संबंध है वो उनके साथ ही स्थिर यानी कि तय किया था। परंतु सम्राट समुद्रगुप्त ने जब अपनी विजय यात्रा के दौरान शकराज और ध्रुव स्वामिनी के पिता दोनों को हरा दिया था, तब विवश होकर ध्रुव स्वामिनी के पिता ने ध्रुव स्वामिनी का जो संबंध है वह समुद्रगुप्त के पुत्र के लिए कर दिया था। पहले ध्रुव स्वामिनी का रिश्ता किसके साथ तय किया गया था? शक साम्राज्य के सम्राट शकराज के साथ, परंतु बाद में समुद्रगुप्त के पुत्र के लिए चंद्रगुप्त के लिए कर दिया गया था। तभी से शकराज गुप्त वंश का शत्रु बन गया था तथा वो हर हाल में उनसे अपना प्रतिशोध लेना चाहता था। प्रतिशोध का अर्थ है बदला लेने की जो जिज्ञासा उनके मन में बनी रही। नाटक में वह दुष्ट पात्र के रूप में चित्रित हुआ। दुष्ट यानी कि खल पात्र के रूप में, खलनायक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नाटक के आधार पर उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषता हैं। इन बिंदुओं के आधार पर हम उनके चरित्र की कुछ जो विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। प्रथम है प्रतिशोधी व्यक्ति। प्रतिशोधी का अर्थ है बदला लेने के लिए तैयार रहना। शकराज एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रतिशोध की आग में जल रहा है, यानी कि बदले की भावना उनके मन में हमेशा रहती है कि मैं गुप्त साम्राज्य से इस बात का बदला लूँगा कि ध्रुव स्वामिनी मुझे मिलते मिलते मुझसे वो वापस छीन चुकी है। वह हर हाल में गुप्त वंश से अपनी उस पराजय और अपमान का बदला लेना चाहता है जो सम्राट समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के दौरान उसे मिला था। उस अपमान का बदला वह अब भी लेने के लिए तैयार है। यही कारण है कि वह रामगुप्त को अयोग्य और कायर शासक जानकर अचानक उसके शिविर को घेर लेता है और संधि प्रस्ताव के रूप में रामगुप्त से उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की पत्नियों को मांग लेता है। वह संधि स्वरूप उनके सामने प्रस्ताव भेजता है कि या तो आप ध्रुव स्वामिनी को हमें उपहार स्वरूप दे दीजिए या फिर हमारे साथ युद्ध कीजिए। जब उसे ज्ञात होता है कि रामगुप्त द्वारा उसका प्रस्ताव मान लिया गया है तो वह अपने प्रतिशोध की आग के शांत होने की खुशी में उछल पड़ता है और कहता है, आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं बड़ी ही खुश हो जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी। उनकी प्राज्यों का यह प्रतिशोध है, बदला उनका चुक जाएगा। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और बड़े ही असभ्य माने जाते हैं, तो फिर हमारी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। जो गुप्त साम्राज्य है वो हमेशा से ही शक साम्राज्य को बड़ा ही असभ्य मानता आया है। ऐसा करके हम उस बदले की भावना से हम जिससे जूझ रहे थे उसका बदला लेने में हम अब कामयाब हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कठोर प्रेमी। शकराज जाहिर तौर पर कहता है कि वह कोमा से प्रेम करता है, परंतु वास्तव में वह एक कठोर प्रेमी है जो अपनी प्रेसी का अर्थ होता प्रेमिका के सच्चे प्रेम को नहीं समझता और उसके सामने ध्रुव स्वामिनी के साथ भोग विलास की बातें करके उसके हृदय को दुखाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। जब ध्रुव स्वामिनी की जो
पालकी है वो सतदुर्ग में आती है, तो वह कोमा के सामने ही उनसे प्रेम भरी बातें करता है ध्रुव स्वामिनी से, और उनके हृदय में, कोमा के हृदय में जो अपने प्रेमी के लिए प्रेम था उसको वह आहट पहुंचाता है। ध्रुव स्वामिनी के आगमन की खबर सुनकर वह कोमा की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है। वह कोमा की सद शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता और उससे कहता है, जब कोमा और कोमा के पिता मिहिर देव उनको बार बार समझाते हैं सुकराज को कि वह उनके साथ ऐसा ना करें, तब वह उनकी एक नहीं सुनता और कहता है, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता, कि अगर आप हमें किसी से बड़ा नहीं मानती तो मैं किसी से छोटा भी नहीं हूँ, ऐसा सकराज कहते हैं जब कोमा उनको कुछ ज्ञान की बातें बताती हैं। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। पाषाणी प्रतिमा यानी कि पत्थर की मूर्ति बनी हुई तुम यहीं खड़ी हो, और उनको अपने पास बुलाते हैं। यही नहीं, जब आचार्य मिहिरदेव उसे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने कोमा के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया हुआ है, अतः उसे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, तो वह आवेश में कहता है, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव भी उनको बहुत समझाना चाहते हैं, परंतु वो उनकी एक नहीं मानते और अपने राजनीतिक मामले में उनको हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देते हैं। चौथा पॉइंट है विरोधी चरित्र। सकराज का चरित्र विरोधी है। एक तरफ तो वह पुरुषार्थ की हिमायत करते हुए कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। अगर किसी में पुरुषार्थ है, शौर्य है, तो वह अपने भाग्य का निर्माता खुद बन सकता है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है, कि अगर हमारे अंदर पुरुषार्थ है, पौरुष बल है, तो हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं सभी दिशाओं को जीत लूं, और मैं इस युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। दूसरी तरफ वह धूमकेतु को देखने मात्र से भयभीत और अमंगल की आशंका से ग्रस्त हो जाता है और कहता है, यानी कि एक तरफ तो अपने आप को इतना वीर साबित करता है और दूसरी तरफ वह धूमकेतु का नाम लेते ही अमंगल होने के डर से भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं, ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्रीय लोक का अभिशाप, कोमा आचार्य को बुलाओ, जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा, इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। ये उस समय की बात है जब सकराज कोमा की एक बात नहीं मानता और ना ही मिहिरदेव की। तो कोमा और मिहिरदेव वहाँ से जाने की बात कहते हैं और मिहिरदेव उनको कहते हैं कि आपके दुर्ग के ऊपर एक पुच्छल तारा है जो बड़ा ही अमंगल आपके साम्राज्य के ऊपर करेगा। तो वह उस भय से भयभीत हो जाता है और उनको जाने के लिए मना करता है और कहता है कि अपने पिताजी को बुलाओ और वो जो कुछ भी कहेंगे मैं अब वैसा वैसा ही करूँगा। पांचवा है विलासी राजा। सकराज एक विलासी प्रवृत्ति का राजा है। वह न केवल कोमा से झूठा प्रेम करता है, अपितु ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी विलास सहचरी बनाना चाहता है। कोमा उनसे सच्चा प्रेम करती थी, परंतु सकराज कोमा के प्रेम से संतुष्ट नहीं है और ध्रुव स्वामिनी को भी अपने विलास की सहभागी नहीं बनाना चाहते हैं। सुरा सुंदरियों का आनंद लेना नहीं भूलता। जब उसे समाचार मिलता है कि ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की पत्नियां उसके विलास की भागी बनने जा रही हैं, तो वह खुशी से झूम उठता है तथा कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। ये भी उनकी विलासिता का ही प्रतीक है। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। छठा पॉइंट है
अविवेकी एवं डरपोक, विवेक नहीं है, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं और कायर हैं। शकराज मद्यप यानी कि शराबी हैं, कामी काम भावना से युक्त हैं, पुरुषार्थहीन पुरुषार्थ की उनमें कमी है, साथ ही अविवेकी और डरपोक भी हैं। वह स्त्रु नारी से एकांत में मिलने की भूल करता है, यानी कि ऐसी नारी जो ध्रुव स्वामिनी एक स्त्रु के रूप में आई थी, उनसे एकांत में अकेले में मिलने की भूल करता है। वह एक ही जगह दो सुंदरियों को देखकर कहता है, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं। जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में बहस हो रही थी कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, तो उस झगड़े को शांत करने के लिए शकराज कहते हैं कि ये भी बात बुरी नहीं होगी कि मैं दोनों को ही ध्रुव स्वामिनी समझकर अपना लूं। इससे उसकी कामुकता और बुद्धिहीनता ही प्रकट होती है। पुरुषार्थ की ढींग मारने वाला शकराज वास्तव में कायर और डरपोक है। वह ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के झगड़ने के अभिनय से ही डर कर कहता है, यानी कि जब वो उनका झगड़ा चल रहा था, आपसी बहस चल रही थी, तो कहते हैं यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो, ठहरो, आचार्य ने ठीक ही कहा है, आज मुहूर्त नहीं है, मैं कल इसका निश्चय कर लूँगा। यहाँ पर बात को टालते हैं शकराज और कहते हैं कि आज हम इस बात का निर्णय ही नहीं करेंगे कि कौन सच में ध्रुव स्वामिनी है, और बात को टालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उनकी कायरता का हमें पता चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शकराज एक विरोधी चरित्र है, जो दिखावा प्रेम का करता है परंतु धोखेबाज है, बातें पुरुषार्थ की करता है परंतु अमंगल की आशंका मात्र से भयभीत हो जाता है, यानी कि वह दिखावा कुछ और करता है और वास्तविकता कुछ और है। युद्ध विराम का संधि प्रस्ताव भेजता है परंतु द्वंद्व युद्ध में चंद्रगुप्त का मुकाबला नहीं कर पाता है और मारा जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि शकराज ध्रुव स्वामिनी नाटक का एक खल पात्र है, दुष्ट पात्र है, जिसमें कोई भी चारित्रिक विशेषता नहीं है। जितने भी हैं उनमें अवगुण ही हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं अवगुणों का जो दर्शन है हमने नाटक को पढ़ते हुए भी कर लिया था कि वह एक खल पात्र है। धन्यवाद।